हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करेंट अफेयर्स। आतंक को ख़त्म करने के बाद जो खोया है उसे वापस लेंगे गृह मंत्री। कश्मीर को भारत और उसकी आत्मा का अभिन्न अंग बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल कश्मीर घाटी से आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को ख़त्म किया है, बल्कि जो खोया है उसे वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र और क्षेत्र के सांस्कृतिक गौरव का परोक्ष संदर्भ देते हुए कही। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एज अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज नामक पुस्तक का विमोचन करने के बाद कहा, यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी पेश करती है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की इस पुस्तक का संपादन रघुवेंद्र तंवर ने किया है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सहारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ से बदलते समय की ज़रूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया है। उन्होंने सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीकों तथा उपकरणों से लैस करके देश की स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ की भूमिका को सराहा। राजनाथ सिंह ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की डिज़ाइन टीम को भी सम्मानित किया। डीआरडीओ के 67वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया और 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किए जाने पर कहा कि डीआरडीओ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने वैज्ञानिकों से उन्नत देशों के उत्पादों और प्रक्रियाओं पर नज़र रखने और डीआरडीओ को दुनिया के सबसे मजबूत अनुसंधान एवं विकास संगठनों में से एक बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट तकनीक विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की प्रत्येक प्रयोगशाला को 2 से 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें 2025 तक पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हमारे पास ऐसी 100 परियोजनाएं होनी चाहिए जो पूरी की जा चुकी हों। उन्होंने ऐसे और क्षेत्रों की पहचान करने का आग्रह किया जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ से अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में स्टार्टअप को शामिल करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया। इससे विचारों का बहुमूल्य आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र को बदलते समय के हिसाब से नवीन तकनीकों के साथ आगे आने का अवसर मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र के साथ साथ दोहरी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों के जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में डिजिटल क्रांति 5 महीनों के भीतर लगाए गए 42 मोबाइल टावर। केंद्र सरकार देश के बॉर्डर वाले इलाकों में भी पहुंच रही है। ऐसे में पहाड़ों या सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी की एक प्रमुख समस्या रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज के गाँवों को 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मिलने लगी है, जिससे अब सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी डिजिटल क्रांति से जुड़ने का मौका मिलेगा। 0 से नीचे के तापमान वाले इन इलाकों में कठोर मौसम से लड़ते हुए 5 महीनों के भीतर 42 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जो कारगिल, सियाचिन, डेमचौक, डीबीओ और गलवान के दूर दराज के इलाकों को कवर करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत के लिए अच्छी खबर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 के मुकाबले 2020 में 7.93% की कमी। पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रीन हाउस गैस GHG में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव ने एक्स पोस्ट में यह जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सतत विकास में उदाहरण पेश कर रहा है। ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक प्रगति को सार्थक जलवायु कार्यवाही के साथ जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को पेश की रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR-4 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों, शमन कार्यों, बाधाओं, अंतरालों, संबंधित वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण आवश्यकताओं के विश्लेषण के बारे में जानकारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद की
उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। अक्टूबर 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। वर्ष 2005 से 2001 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया, जो कुल प्रतिशत का 75.66% है। उसके बाद कृषि 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उद्योग 8.06%, अपशिष्ट 2.52% है। साल के आखिरी महीने में खूब खरीदी गई कारें। मारुति सुजुकी ने 1.78 लाख से ज़्यादा यूनिट बेची। साल के आखिरी महीने में भारत में कारों की बिक्री जबरदस्त रही। बाजार की लीडिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने दिसंबर 2024 में बिक्री में 30% का उछाल दर्ज करते हुए 1,78,248 यूनिट का आंकड़ा पार किया, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा 1,37,551 यूनिट था। मारुति सुजुकी प्रतिद्वंदी कंपनी ने भी खूब कारें बेची। मारुति सुजुकी की प्रतिद्वंदी कंपनी हुंडई, एसयूवी निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा, किया मोटर्स ने भी कारें खूब बेची। मारुति सुजुकी इंडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि दिसंबर में मारुति सुजुकी की कुल घरेलू बिक्री, जिसमें हल्के कमर्शियल वाहन और टोयोटा क्लॉस्कर मोटर को आपूर्ति शामिल है, 1,32,523 यूनिट रही, यानी 24.44% रहा। पिछले साल इस महीने में यह आंकड़ा 1,06,492 यूनिट था। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पटकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 52 साल बाद मिला अर्जुन पुरस्कार। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत राजा राम पाटेकर को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की है। यह सम्मान उन्हें 1972 में जर्मनी के हिडलबर्ग में हुए पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक जीत के 52 साल बाद मिल रहा है। भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में सैनिक रहे पेटेकर 1965 में श्रीनगर में एक सेना कैंप पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने 1972 के पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता और 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। इसके साथ ही वे पैरालंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। मुरलीकांत पाटेकर को 2018 में पद्मश्री से भी किया गया था सम्मानित। हालांकि उनकी उपलब्धियां ऐतिहासिक थीं, लेकिन उस समय पैरा खेलों को अधिक मान्यता नहीं मिली और पेटेकर को दशकों तक बड़े सम्मान से वंचित रहना पड़ा। 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब 80 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार प्रदान करेंगी। भुवनेश्वर कुमार बने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO। ये है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश हैं, मुझे क्रिकेटर का ध्यान रखेगा। भुवनेश कुमार ने बीते बुधवार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया। भुवनेश उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनके पास केंद्र और राज्य स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव है। भुवनेश कुमार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र से स्नातक किया है। वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। केंद्र सरकार में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अब अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। खेल पुरस्कार की घोषणा मनु भाकर, D गुकेश, पैरालंपिक प्रवीण कुमार समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन D गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की। राष्ट्रपति 17 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने कुल 32 एथलीटों की सूची जारी की है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पैरा एथलीटों को रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में
खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन है खेल रत्न के खिलाड़ी? पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा था। एक ही ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में 2 अलग अलग मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय एथलीट बनी है। 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट भारतीय मनु भाकर। ओलंपिक में ही हरमनप्रीत सिंह ने अपनी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ये लगातार दूसरा मौका था जब भारत ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ सप्ताह पहले ही डी गुकेश शतरंज के इतिहास के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने। वह 18 वर्ष की उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियन बने। प्रवीण कुमार ने पैरालंपिक की T64 कैटेगरी की हाई जंप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9%। केंद्र सरकार। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। वस्त्र और परिधान के ग्लोबल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं परिधान T&A की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय 8.21% है। वर्ष 2022-23 में $10,481 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में $8,946 मिलियन के दौरान भारत में वस्त्र और परिधान उत्पादों का आयात लगभग 15% कम हुआ है। यह जानकारी भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान के निर्यात में वर्ष 23-24 में उल्लेखनीय 8.21% हिस्सेदारी। आधिकारिक बयान के अनुसार भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 23-24 में उल्लेखनीय 8.21% है। वस्त्र और परिधान के ग्लोबल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% है। भारत वर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। एक्सरसाइज सूर्य किरण। भारत की गोरखा राइफल्स ने नेपाल के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय सेना अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर को नेपाल के लिए रवाना हुई। वहीं 334 कर्मियों वाली टुकड़ी ने नेपाल की सेना के साथ बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया है। नेपाल के सलझंडी में 29 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलने वाला यह अभ्यास साझा सुरक्षा उद्देश्यों को हासिल करने के साथ ही 2 मित्रवत पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। सूर्य किरण वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच होने वाला यह सैन्य अभ्यास वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स और नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व श्रीगंज बटालियन कर रही है। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत से अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान क्या होगा खास? अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों के सैनिक अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपने युद्ध कौशल को निखारेंगे और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक साथ काम करने के लिए अपने समन्वय को मजबूत करेंगे। अभ्यास के दौरान परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत नेपाल के बीच अंतर सरकारी समिति की बैठक 9 से 10 जनवरी को काठमांडू में। भारत और नेपाल के बीच व्यापार, परगमन और सहयोग पर अंतर सरकारी समिति की बैठक 9-10 जनवरी को काठमांडू में आयोजित की जा रही है। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से इस बैठक की तैयारी की जा रही है। वाणिज्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की ने कहा कि इस अंतर सरकारी समिति की बैठक में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। IGC एक नियमित बैठक है और नेपाल के पास इस बैठक के लिए कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं है। भारतीय प्राथमिक कृषि उत्पादों को प्रदान की गई शुल्क मुक्त पहुंच की समीक्षा। वाणिज्य सचिव के मुताबिक विशेषज्ञ उत्पत्ति प्रमाण पत्र COO से संबंधित नियमों में संशोधन के लिए भारतीय प्राथमिक कृषि उत्पादों को प्रदान की गई शुल्क मुक्त पहुंच की समीक्षा सहित कई पुराने मुद्दों पर चर्चा कर सहमति जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कृषि उत्पादों, बागवानी, फूलों, वन उत्पादों, चावल, दालों, आटा, गेहूं की भूसी, पशुधन, मुर्गी, मछली, शहद, डेयरी उत्पादों और अंडे के लिए पारस्परिक पहुंच की अनुमति देने की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करने का भी
प्रस्ताव किए जाने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, स्वाभिमान अपार्टमेंट की सौंपेंगे चाबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजिनी नगर में GPRA टाइप सेकंड क्वार्टरों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह द्वारका में CBSE के एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 3 जनवरी 2025 को दोपहर करीब 12:10 पर दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी JJ समूह के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे। इसके बाद करीब 12:45 पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में डिजिटल क्रांति, 5 महीनों के भीतर लगाए गए 42 मोबाइल टावर। केंद्र सरकार देश के बॉर्डर वाले इलाकों में भी विकास पहुंच रही है। अच्छा, ये तो देख लिया, 42 मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं 5 महीनों में। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने बुधवार को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। वायु अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक का प्राप्त करता है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अब एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे, जो भारतीय वायुसेना में 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा देने के बाद 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को 6 दिसंबर 1986 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे, एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल बैंगलोर, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ ब्रिटेन के पूर्व छात्र रहे हैं। वे एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और एक पायलट के तौर पर एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल ने अपने 38 वर्षों के सेवा करियर में महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियां संभाली हैं। इनमें एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में चीफ टेस्ट पायलट, 2 फ्रंटलाइन एयर बेसों के एयर ऑफिसर कमांडिंग निदेशक, प्रिंसिपल डायरेक्टर एयर मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कमांडेंट ASTE इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ का पद शामिल है। अमित शाह करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार यानी कि 2 जनवरी नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ऐतिहासिक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों के इतिहास को समेटे हुए है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के साझा प्रयास का परिणाम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 7 खंडों में विभाजित इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं की गहरी जानकारी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों पर पीएम मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने 2025 की पहली कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों के आलोक में बुधवार को दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2025 की पहली कैबिनेट किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपनी सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से हमारे किसानों को किफ़ायती कीमतों पर DAP उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया। घरेलू उड़ान मार्गों पर मिलेगी सुविधा। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू उड़ान मार्गों पर वाईफाई सर्विस लॉन्च करने वाली विमान कंपनी बन गई है। यह जानकारी एयर इंडिया द्वारा बुधवार को दी गई है। एयर इंडिया द्वारा बताया गया कि यात्री घरेलू मार्गों पर एयरबेस A330 350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबेस 321 नियो विमानों में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ट्रैवल के दौरान इंटरनेट से जुड़े रहने की सुविधा। एयरलाइन ने कहा कि देश में एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। इससे यात्रियों को अपनी छुट्टी और बिजनेस ट्रैवल के दौरान हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहने और ब्राउजिंग, सोशल मीडिया तक पहुंचने, काम के बारे में जानकारी प्राप्त करने या मित्रों और परिवारों को संदेश भेजने में सुविधा होगी। 1 जनवरी से बदल जाएंगे कई नियम, जाने किन किन चीज़ों पर होगा बदलाव। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई अन्य चीज़ें बदलेंगी, वहीं कुछ नियमों में बदलाव होगा। इनमें GST के नियम, पेंशन, UPI लिमिट समेत कई नियम शामिल हैं। 1 जनवरी से नए नियम के तहत कई कामकाज होंगे। GST काउंसिलिंग के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी से GST से जुड़े कई नियमों में परिवर्तन होने वाला है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन MFA का है। MFA की प्रक्रिया GST फाइल करने वाले सभी करदाताओं पर लागू होगी। इसका उद्देश्य GST फाइल करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसी तरह 1 जनवरी से बेसिक फ़ोन या पुश बटन फ़ोन के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले टेलीफोन यूज़र्स के लिए UPI 123 पे की लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। पहले UPI 123 पे के तहत टेलीफोन यूज़र्स अधिकतम 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते थे। पेंशन प्लान के मामले में भी बड़ा अपडेट है। 1 जनवरी से EPFO ने पेंशन के नियमों को सरल कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी बैंक से कर्मचारी अपने पेंशन की रकम को निकाल सकेंगे। EPFO के इस नियम से पेंशन की रकम निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की ज़रूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिए गए फैसले में किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 1 जनवरी से किसान अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे। पहले बिना गारंटी के किसानों को 1.6 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, लेकिन अब इसकी सीमा 2 लाख कर दी गई है। 1 जनवरी से ही फिक्स्ड डिपॉजिट FD के नियमों में बदलाव होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए FD से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जमा की गई रकम को परिपक्वता की तारीख से पहले ही निकाल लेने से संबंधित है। 1 जनवरी से कई वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में भी बदलाव कर रही हैं। इसके कारण कुछ कंपनियों की कारें महंगी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमत में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।